हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का हम पढ़ रहे थे। काफ़ी सारे टॉपिक इसके डिस्कस कर चुके थे हम। एक लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहले कुछ हम एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर चुके थे और साथ ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके थे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है ना। तो थोड़ा सा फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमें पता है कि किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स से, जैसे कि हम कहने लगे नेचुरल सोर्स है सनलाइट, तो उससे क्या होता है, जो ये लाइट रेडिएशन आ रही हैं, हमने पहले भी कहा था कि ये छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में ये लाइट रेडिएशन यहाँ तक अर्थ तक आती है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, या कह सकते हो इनकी जो वेवलेंथ हो सकती है, वो ये डिफरेंट हो सकती है ना। ऑलरेडी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इतना भी हम क्लियर कर चुके थे कि सपोज ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है XYZ एक्सिस मान लीजिए, और कोई भी एक एक्सिस में सपोज ट्रेवल कर रही है लाइट, सपोज ये X एक्सिस है, तो वहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं हमें पता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट, है ना। तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों एक दूसरे के। कैसे होते हैं, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है तो मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक, और इतना हम जानते हैं कि जो लाइट रेडिएशन है वो वेव नेचर शो करती है। लाइट रेडिएशन जो है वो कैसी नेचर शो करती है, वेव नेचर शो करती है, और वेव की तरह चलती है। ठीक है, जैसे कोई एक वेव होती है, तो लाइट रेडिएशन जनरली वेव नेचर शो करती है। और इसके दो तीन एग्जाम्पल जो कि क्लासिकल फिजिक्स द्वारा ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है 19th सेंचुरी में, कि हाँ दो तीन एग्जाम्पल हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं कि जो एक्चुअल में जो लाइट रेडिएशन आ रही है सन से या किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स से हो सकता है, बल्ब से हो सकता है ना, तो वो जनरली वेव नेचर शो करती है। और ये दो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो है 19th सेंचुरी में भी इसको प्रूव किया जा चुका है। कौन कौन सा, जैसे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न, विवर्तन हिंदी में बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करना, ठीक, और इंटरफ्रेंस शो करना, इंटरफ्रेंस शो करना। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं या दो एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि प्रूव करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी नेचर कैसी है, वेव नेचर, वो इस तरह से चलती है। लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको कि वेव नेचर लाइट की, अगर हम बात करने लगे वेव नेचर है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो काफ़ी सारे फिनोमिना डेली लाइफ में ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि वेव नेचर, अगर लाइट किसकी तरह ट्रैवल करती है, वेव की तरह अगर ट्रैवल करती है, तो अगर हम मान के चलें कि लाइट वेव की तरह ट्रैवल कर रही है, तो वो इन एक्सपेरिमेंट में, यह कह लो कि ये जो वेव नेचर ऑफ लाइट है वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही इन्हें फिनोमिनन को। जैसे कौन कौन से फिनोमिनन है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक फिनोमिना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है, कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है, उसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से, वो एक्चुअल में वेव नेचर के द्वारा फुलफिल नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं किसी और तरह की नेचर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है, वेव नेचर ना होकर के किसी और तरह की नेचर इन एक्सपेरिमेंट में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करती है। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या है, ठीक, और क्यों फुलफिल नहीं हो पा रही कंडीशन कि हाँ जी वेव नेचर शो ना करके यहाँ पे कुछ और नेचर शो कर रहे हैं, जिसे हमने नाम दे दिया पार्टिकल नेचर
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कहीं ना कहीं इन एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसी नेचर शो कर रही होगी, पार्टिकल नेचर। अब बात आती है कि ये फिनोमिना होते क्या हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, तो एक एक करके इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो एक्चुअल में हम ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं, कोई भी सब्सटेंस है उसको वो कब बिहेव करेगा कि ब्लैक बॉडी की तरह कब बिहेव करेगा। तो पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं, तब आई होप आपको लाइन से ही समझ में आ जाएगा, फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। एन आइडियल बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमीटर इज नोन एज ब्लैक बॉडी। तो ऐसा कोई भी बॉडी, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि आपने जितनी भी रेडिएशन उसको दी है, जैसे माना ये कोई सब्सटेंस है, आपने जितनी भी रेडिएशन आपने उसको दी है और वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो, किसी भी वेवलेंथ की हो, अगर वो टोटल इसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले यहीं पर, ठीक, उसको ना तो रिफ्लेक्ट करे, ठीक, और ना ही क्या करे, उसको आगे ट्रांसमिट करे। या तो पूरी को एब्जॉर्ब कर ले, या दूसरा केस हो सकता है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और ट्रांसमिट नहीं करेगा, आर पार नहीं होकर के जाएंगी, या फिर उससे परिवर्तित नहीं होकर के जाएगी, बस सीधे पूरी को क्या कर लेगा, यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो तब हम उसको ब्लैक बॉडी कहेंगे। आ रही है बात समझ में, आई होप, कि या तो कोई सब्सटेंस ऐसा है जितनी भी रेडिएशन आपने उस पर स्ट्राइक की है या डाली है वो पूरी की पूरी को एब्जॉर्ब कर ले, ना ही रिफ्लेक्ट करे ना ही ट्रांसमिट करे, या फिर पूरी की पूरी को क्या कर दे, जितनी भी रेडिएशन आप ने सब्सटेंस पर डाली है उसको क्या कर दे, अगर आप बॉडी को फिर उसे हीट कर रहे हो तो पूरी की पूरी को क्या कर दे, वो इमिट कर दे। 100% या तो इमिशन हो या 100% क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो। तो उस कंडीशन में हम उस बॉडी को या उस सब्सटेंस को क्या कह देंगे, ब्लैक बॉडी, ठीक। और उससे जो रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है उसे हम क्या कह देंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बॉडी, आज तक कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं डिस्कवर किया गया है जो कि 100% जितनी भी रेडिएशन आप उस पर डाल रहे हो कि वो टोटल को एब्जॉर्ब कर ले या फिर उसको इमिट कर दे। हाँ, नियरली या कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली एक कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी की तरह। जैसे एक कार्बन ब्लैक एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि लगभग 100%, अप्रोक्स 100% कह सकता हूँ, है ना, 100% तो नहीं कहूँगा, अप्रोक्स 100% जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, ब्लैक बॉडी का, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जैसे किसी आयरन रोड को आप, कोई आयरन की रोड है, उसे धीरे धीरे आप गर्म कर देते हो, उसे टेम्परेचर आप देना शुरू करते हो, तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, स्टार्टिंग में वो डल रेड कलर की होती है। जैसे आप उसे हीट करते हो कैसे कलर की हो जाती है, वो डल रेड। उसके बाद धीरे धीरे जैसे तुम और हीट करते हो तो वो डार्क रेड हो जाती है, और ज़्यादा रेड होने लगती है। फिर और हीट करते हो तो आप देखोगे वो वाइट सी दिखने लगती है थोड़ी थोड़ी, और आप बहुत ज़्यादा अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो मोर इंटेंस कलर वो शो करती है, ब्लू कलर, है ना। आप जानते हो क्योंकि विजिबल रीजन में कितने कलर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, अगर हम विजिबल रीजन की बात करें तो उसमें कितने कलर होते हैं, 7। कौन कौन से, विब ग्योर, ये सब जानते हो आप, BIVGYOR। इसमें से रेड कलर की वेवलेंथ कम होती है और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, वेवलेंथ सॉरी ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी कम होती है। ब्लू कलर की जो है इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक। तो अगर रेड के कंपेयर की जाए तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ब्लू कलर, या ऐसे कह लो मोर इंटेंस कलर शो होगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, ठीक। तो
ये क्या कह रहा है, देखो, एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप, जैसे माना ये एक रॉड ही है, चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आपने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया था तो इमिट करने वाली जो रेडिएशन है, जो ये इमिट करेगी, तो इमिट करने वाली जो रेडिएशन है वो क्या होगी, मोर इंटेंस होती जाएगी धीरे धीरे, है ना। और उसका कलर रेड से कैसा होता जाएगा, ब्लू। फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इंक्रीजेज एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन ऑल्सो इंक्रीजेज। अब पता ही है आपको, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी एक दूसरे के कैसी होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी या एनर्जी भी कह सकते हो यहाँ पर, ठीक। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि एक ये कैविटी है, ये क्या है, एक कैविटी है, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ से एक रेडिएशन इसके अंदर पास की, तो ये रेडिएशन इस कैविटी से, इसकी वॉल से टकराने के बाद क्या हो करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी सभी डायरेक्शन में, ठीक है। पहले यहाँ गई, फिर चलिए यहाँ आ गई, मतलब कुल मिलाकर के इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। तो धीरे धीरे जैसे ही रेडिएशन इसमें जाएगी, ये तो रेडिएशन इसकी वॉल से टकराएगी, इस कैविटी की, जो ये कैविटी है ना, और इसके द्वारा पूरी की पूरी क्या कर ली जा रही होगी, एब्जॉर्ब कर ली जा रही होगी ये रेडिएशन। और इसका टेम्परेचर कैसा होता जा रहा होगा, थोड़ा थोड़ा हाई होता जा रहा होगा इस कैविटी का, है ना। और आप देखोगे क्योंकि इस होल से ये पास होकर के जा रही है, ये क्या करेगा, बाहर भी अपना एक टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, है ना, या सराउंडिंग कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सराउंडिंग का क्या है, अपना एक टेम्परेचर है ना। तो होगा क्या कि ये जो रेडिएशन है जो कि एब्जॉर्ब की गई है इस कैविटी के द्वारा, वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाती है। किस में हो जाएगी ये, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इसका मतलब जितनी रेडिएशन या जितना टेम्परेचर पर सेकंड में इसका कैविटी के अंदर इंक्रीज हो रहा होगा, उतना ही क्या हो रहा होगा, फिर डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। तो इसके साथ ही ये थर्मल इक्विलिब्रियम में ये कैविटी जो है सराउंडिंग के साथ आ जाती है, ठीक। तो ये एक एग्जांपल हैं किसके, सब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। आई होप चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी कि ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी हम किसे बोल देते हैं, जो कि या तो पूरी तरह से इमिट कर ले रेडिएशन को, या पूरी तरह से 100% उसको एब्जॉर्ब कर ले। इसका एग्जांपल 100% तो कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव नहीं करती, लेकिन हाँ कार्बन ब्लैक कुछ हद तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करता है। देखिए और समझ लेते हैं चीज़ों को। इंटेंसिटी रीच ए मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी एक मैक्सिमम पॉइंट तक, देखो यहाँ पे इंक्रीज होगी किसी ब्लैक बॉडी की, ठीक, एट ए गिवन वेवलेंथ। और इस समय वेवलेंथ क्या होगी, अगर इधर को वेवलेंथ बढ़ रही है तो ये उस समय, जिस समय इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो देखो यहाँ वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कम है तो वेवलेंथ क्या है, इस पॉइंट पर ज़्यादा है। तो T2 अगर टेम्परेचर है और उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है किससे, T1 से, तो उस समय वेवलेंथ कैसी होगी, कम। लेकिन अगर T1 टेम्परेचर की बात करें तो उस समय रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा। एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। तो वही बात यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रखी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो 4 हम कंडीशन देख रहे हैं जो कि वेव नेचर या वेव नेचर के द्वारा शोनी की गई। किसके द्वारा शो की जा रही है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, ये मैक्स प्लांक ने 1900 में, किसमें, 1900 में ये कह रहे हैं इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। कि मैक्स प्लांक ने 1900 में एक कंसेप्ट दिया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। क्या कहता है, इन्होंने क्या कहा था कि जो लाइट आ रही है ना ऑर्डिनरी सोर्स से, ये छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलती है। मतलब कंटिन्यूअस ना चल करके कैसी चलती है, एक सिंपल कहूँ तो कंटिन्यूअस ना हो करके
कंटिन्यूअस ना होकर के किस तरह से चलती है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस को आप कैसे समझ सकते हो, कुछ इस तरह से समझ सकते हो क्या, कि ये कैसा वे है किसी रेडिएशन के चलने का, कंटिन्यूअस। अगर ये छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलती है तो इसे हमने क्या कह दिया, डिसकंटिन्यूअस वे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, ये क्या है, कंटिन्यूअस वेव है, जबकि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस वेव है। ये छोटे छोटे पार्ट के रूप में चल रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, फोटोन या क्वांटा। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, पहले तो इसको एक जनरल वे में समझ लिया हमने। इन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जनरली कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में ना चल के कैसे चलती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। मतलब उनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मतलब, इससे क्वांटाइज से मतलब क्या है कि छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के फॉर्म में रेडिएशन आ रही है, और सबकी एक स्पेसिफिक एनर्जी हो सकती है, या सभी की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ हो सकती है, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। और किसी भी पार्टिकल के द्वारा अब इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं या डिफरेंट वेवलेंथ के हो सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ही सजेस्टेड दैट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर नॉट कंटिन्यूअस, है ना, कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की जा रही है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, वो ये नहीं कि एक ही वेवलेंथ की एब्जॉर्ब की जा रही है, ये अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती है। डिसकंटिन्यूअस ना होकर के, मतलब सेम वेवलेंथ की ना होकर के, ये अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती है। ठीक है, हो सकता है यूवी रीजन से रिलेटेड को एब्जॉर्ब कर ले, किसी समय विजिबल रीजन से रिलेटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। हो सकता है माइक्रोवेव रीजन से रिलेटेड फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा हो सकता है रेडियो वेव रीजन से रिलेटेड एनर्जी को या वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कह रहा है कि केवल एक ही तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करके अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर इमिट कर सकते हैं, दोनों चांसेस हो सकते हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन के भी और इमिशन के भी। आगे कह रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज, मतलब अलग अलग मात्रा में या तो इमिट करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, मतलब एब्जॉर्ब करने वाले फोटोन की एनर्जी अलग हो सकती है, इमिट करने वाले फोटोन की एनर्जी अलग हो सकती है। एनर्जी इज एक्सचेंज्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी नेम्ड एज क्वांटम। तो ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटीग्रल क्वांटिटी के फॉर्म में होगी, ठीक है, E बराबर क्या होगा, उसके लिए एनर्जी क्या होगी, h न्यू। ठीक, h क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये आपको नीड होगी न्यूमेरिकल पोर्शन में। और न्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्लियर, तो E इजिकल टू एच न्यू, इस रिलेशन को याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे काफ़ी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। नेक्स्ट थर्ड फिनोमिना है, तो ऑलरेडी दो फिनोमिना हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सॉरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लांक क्वांटम थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जनरली जैसे हम किसी मेटल को ले लिया हमने जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती हो, जैसे यहाँ क्या लिया है सीजियम मेटल, या इसकी जगह आप सोडियम मेटल भी ले सकते हो, ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपना क्या बना लेती है, कैटायन फॉर्म कर लेती है ना। या फिर सीजियम मेटल है, सीजियम मेटल भी इजीली, सीजियम मेटल तो और इजी वे में इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना लेती है, अपना कैटायन फॉर्म कर लेती है। तो क्या कहता है ये इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है
कि जब हम किसी मेटल की सरफेस पर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक एनर्जी की रेडिएशन को हम स्ट्राइक करते हैं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसी इफेक्ट को हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, जो कि हम मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करा रहे हैं या डाल रहे हैं, अब ये जो है दो पार्ट में यूज़ होती है। क्या? एक तो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस तक लाने में, दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। एक तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जैसे अब सबको पता है यार सीजियम मेटल है, सीजियम मेटल में आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, इजी जो निकलेगा। जैसे सीजियम है, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सब पढ़ के भी आए हो, ठीक। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो कौन से पीरियड का है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड का है। तो लास्ट में क्या होगा इसके? 6s1। ठीक, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख भी लेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आता है? 6s1। तो देखो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही ईजिली निकलता है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही आसानी से निकलता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। अभी हम सारी चीज़ें और चैप्टर नंबर 2-3 में पढ़ते चलेंगे इन चीज़ों को। तो फिलहाल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ, तो दो पार्ट में ये एनर्जी यूज हुई। एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में मेटल की सरफेस से, या ऐसे कह लो मेटल के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच को अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करने में, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। दो तरह से यहाँ ये रेडिएशन यूज़ हो रही है। ठीक, जितनी ज़्यादा इस रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा होगी इस रेडिएशन की, समझ लीजिए उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की सरफेस से इजेक्ट होंगे। तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज इसको। ठीक, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इन्होंने क्या कहा? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन दे आर एक्सपोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे हम डिनोट किससे कर रहे थे? न्यू जीरो से, है ना। तो जैसे सेम बात इन्होंने कही कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? न्यू जीरो। न्यू जीरो को हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड है फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहे हैं? THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है इस रेडिएशन की जो भी हम मेटल की सरफेस पर डाल रहे हैं, जो कि मिनिमम ऐसी एनर्जी की है जो कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके मेटल से, है ना। तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजीली इजेक्ट कर सके, उसे हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू जीरो से। ओके, ये कह रहे हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं ना, सपोज ये मेटल की सरफेस है, आपने यहाँ पे रेडिएशन स्ट्राइक की और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम, जैसे यहाँ पे कि सपोज सीजियम का ये क्रिस्टल था, तो इसको हम क्या कह दे रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इसको बोल दे रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ऑलरेडी इस लाइन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू जीरो से। अब ये देखिएगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे एक मेटल की सरफेस है, यहाँ इंसिडेंट रेडिएशन इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, है ना, वो कहाँ जा कर के टकराएगा? डिटेक्टर पर। ठीक, और डिटेक्टर उसको आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अब टकरा रहे हैं। और इसमें हम एक ये ट्यूब है एक, ठीक,
और इस ट्यूब में वैक्यूम हम क्रिएट किए रहते हैं जिससे कि किसी तरह का और पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट ना हो। केवल और केवल जो डिटेक्टर है उससे कौन स्ट्राइक हो या कौन टकराए, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये है इस सेटअप का मतलब। हाँ, अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। जनरली एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू है, लेकिन हम बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कर रहे हैं तो वहाँ पर न्यू जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और E जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आगे कह रहे हैं वर्क फंक्शन और इसके फीचर्स क्या क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एवरी मेटल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, मतलब हर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रिक्वायर्ड होगी। क्यों? अब वो सीजियम मेटल थी तो सीजियम मेटल का साइज़ क्योंकि बड़ा है तो वहाँ न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होगा। अगर इसी की कंपेयर हम सोडियम से करने लगे तो सोडियम का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 3s1। तो इसकी तीसरी सेल होती है केवल बाहर, है ना। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी कम होती है, तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जबकि सीजियम के केस में ये डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा कम होता है, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सीजियम के लिए थोड़ी कम होगी जबकि सोडियम के लिए थोड़ी ज़्यादा होगी। और ये अलग अलग मेटल के केस में अलग अलग होगी क्योंकि सभी मेटल के केस में आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट होगा, है ना। अगर एक दूसरे से कंपेयर करें, सोडियम के केस में अलग होगी, है ना, पोटेशियम के केस में अलग होगी, फ्रेंसियम के केस में अलग होगी। ये कह रहे हैं देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब इस के बीच में कोई गैप नहीं होता। किसके बीच में? कि जब तुमने मेटल की सरफेस पर ये रेडिएशन स्ट्राइक की है और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, कोई गैप नहीं होता। जैसे ही बस यहाँ से इस एनर्जी आई तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो इनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई समय अंतराल नहीं होता। अब ये कह रहे हैं वेयर विल द एक्स्ट्रा एनर्जी गो इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। तो ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाती है। तो अभी हमने बात की थी कि जो आपने रेडिएशन स्ट्राइक की है किसी मेटल की सरफेस पे, वो दो पार्ट में यूज़ होती है ना। एक तो मेटल की सरफेस से मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके सरफेस तक आने में, और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो इसी वजह से न्यू हमेशा ज़्यादा होगी। मतलब जो ये रेडिएशन है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होगी किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक, एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक, उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? E माइनस ई जीरो। ये क्या है? जो इस रेडिएशन की एनर्जी थी, और E जीरो क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। गोज विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये किसके साथ जाती है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ यूज हो रही है? आधा पार्ट तो यहाँ यूज हो गया था इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और आधा कहाँ यूज हो जा रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक, इसी वजह से जो है वो E की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे? E जीरो से, या कह लो न्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे? न्यू जीरो से। हाँ, ठीक हो गया। इजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कहाँ एनर्जी यूज हो जा रही है एक्स्ट्रा? इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड कर रहा है आपने कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन यहाँ पे स्ट्राइक की है या डाली है। मोर द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन इंसिडेंट लाइट। इस जो लाइट आप डाल रहे हो ना, इसमें जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे, यहाँ से उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सही बात है, जो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है ना, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, कहाँ किसकी वजह से, जब आपने यहाँ पे एक डेफिनेट रेडिएशन, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन स्ट्राइक की है। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना इस इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी इंटेंसिटी का यहाँ पे फोटोन या रेडिएशन यूज़ की है। आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वही वाली बात रिपीट हो गई शायद इस स्लाइड में, है ना। यूजिंग हाई इंटेंसिटी लाइट विद अप्रोप्रिएट एनर्जी विल रिजेक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है ना। हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर आप यूज करोगे तो अप्रोप्रिएट एनर्जी विल इजेक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ से इजेक्ट होंगे। तो वही बात रिपीट हो गई है ये इस स्लाइड में। चलिए, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो कि शो करते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो करती है, और वेव नेचर तो शो करती ही करती है। वो तो उसका एक जन्मजात लक्षण कह सकते हो, है ना, कि हाँ जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है रेडिएशन का वो तो यही है कि वो कैसी नेचर शो करती है, वेव नेचर शो करती है। कलर आई थिंक सही नहीं हो रहा, कैसी नेचर शो करती है, वेव नेचर। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हमने देख लिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न और साथ में इंटरफेरेंस जो कि वेव नेचर को शो कर रहे थे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, चेंज इन या वेरिएशन इन हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, अब बात आती है स्पेक्ट्रम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम, है ना। तो इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो रेडिएशंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी ना, उनको उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो। इसे रखने पर कुछ स्पेक्ट्रम मिल रहा था जिसे हमने नाम दे दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है वैसे, रियल में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा, जब किसी मॉलिक्यूल है कोई हमारे पास, ठीक, तो मॉलिक्यूल्स में क्या है, ये एटम में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब किसी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस के द्वारा डेफिनेट रेडिएशन, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, अब हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड एक स्पेक्ट्रा मिलता है जिसे हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है। अब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में तो स्टे करेगा नहीं, कहाँ से आएगा, फिर से लो एनर्जी स्टेट में आएगा, है ना। तो लो एनर्जी स्टेट में भी आते हुए एक डेफिनेट रेडिएशन से रिलेटेड सॉरी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से रिलेटेड एनर्जी को इमिट करेगा। तो इसे बोल देंगे हम इमिशन स्पेक्ट्रा। तो दो तरह के स्पेक्ट्रा या दो तरह की लाइंस जनरली देखने को मिलती हैं, एक एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड और एक इमिशन से रिलेटेड। जब किसी सब्सटेंस पर हम लाइट डालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने लगते हैं। अब एक एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होता है और एक इमिशन का फिनोमिना होता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को या सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं, तो चलो लाइट तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक, तो कभी कभी जो स्पेक्ट्रम मिलता है या तो कंटिन्यूअस मिलता है, ठीक, या फिर कंटिन्यूअस ना होकर के एक ब्लैक स्पॉट कह सकते हो, ठीक, उस रूप में मिलता है, या कह लो कुछ लाइंस मिलती हैं ब्लैक, उसके फॉर्म में मिलता है। तो कंटिन्यूअस ना बोल करके यहाँ कह सकते हो
कुछ स्प्लिट ऑफ लाइंस के फॉर्म में या डार्क लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों के कि कंटिन्यूअस कब बोलेंगे या स्प्लिट के फॉर्म में कब मिलेगा या स्प्लिट लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रम कब देखने को मिलेगा। जैसे कोई वाइट लाइट है या सनलाइट, सनलाइट को हम क्या बोल देते हैं, वाइट लाइट। अब उसमें विजिबल रीजन से रिलेटेड रेडिएशन सपोज इस निकोल प्रिज्म से होकर के जा रही हैं, तो ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा, उन वाइट लाइट में, क्योंकि विजिबल रेडिएशन से रिलेटेड जो है यहाँ रेडिएशन होंगी, तो सबसे ज़्यादा एंगल से कौन से कलर की जो लाइट है वो डेविएट होगी, वॉयलेट कलर की। और सबसे कम एंगल पे कौन से कलर की डेविएट हो रही है, रेड कलर की, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये निकोल प्रिज्म से हमने पास की इन रेडिएशन को और ये अलग अलग एंगल से डेविएट तो हो गई, लेकिन इनके बीच में किसी तरह का कोई टाइम लैग देखने को नहीं मिलता, या ऐसे कह लो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाई देती है। जैसे आप रेनबो को देखते हो ना, तो वह ऐसे नहीं है कि अलग कलर के बीच में कोई तुम्हें, ठीक है, ये एक कलर था, ठीक, येलो कलर था, उसके बाद सपोज ऑरेंज कलर था, उसके बाद सपोज ये रेड कलर था, तो आपको ये देखने को नहीं मिलता कि इसके बीच में कोई डार्क स्पॉट आ गया है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में वो दिखाई देता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं जिसमें कि कोई डार्क लाइन नहीं आती, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक, जैसे कि आपको रेनबो में देखने को मिलता है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। रेड कलर बैंड क्या कह रहा है ये एक्सपेरिमेंट, कि रेड कलर बैंड बाय स्मॉल एंगल सो इट अपीयर फर्स्ट। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है। वॉयलेट कलर बैंड बाय लार्जेस्ट एंगल सो इट अपीयर्स एट द एंड, ये लार्जेस्ट एंगल पर डेविएट होता है। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज ए कंटिन्यूअस, किस फॉर्म में दिख रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। एज देयर इज नो गैप बिटवीन टू एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज और कलर, जैसे कि हम दो कलर के लिए बात किया था मैंने, जैसे रेनबो का एग्जांपल भी दिया था कि हाँ जी रेड के बाद, किसके बाद, रेड के बाद अगर आपको ये ऑरेंज कलर दिख रहा है तो इनके बीच में कोई गैप देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई ब्लैक स्पॉट देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको वो रेनबो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा की, कि लाइन स्पेक्ट्रा कैसे देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक इसका एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में भी है, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा, है ना, जो कि आपको एक लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक, कैसे हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, कि अगर हम एक चैम्बर है उसमें हाइड्रोजन गैस हम ऐड कर दें, ठीक, और हाई सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करें, तो हाई सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट पास की होगी तो आपको पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, पहले हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हो गया होगा। अब इन हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अभी सेम कहानी हमने कही थी कि जैसे ही हाई एनर्जी की रेडिएशन, अब आप उसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से एनर्जी दे रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करके, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्व करके हाई एनर्जी में जाएगा, और फिर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर दोगे तो फिर से रेडिएशन को रिलीज़ करता हुआ कहाँ जाएगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या डेफिनेट एनर्जी के रेडिएशन को इमिट कर देगा। ठीक, तो इससे कुछ स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा जिसे हम बोल देते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, और बीच बीच में इसमें कुछ स्पॉट देखने को मिलेंगे या ब्लैक लाइन देखने को मिलेंगी। ठीक, इसी वजह से जो स्पेक्ट्रम है वो एक्चुअल में एक लाइन के फॉर्म में दिखता है, ना कि कंटिन्यूअस ना हो करके कैसा होता है, कुछ लाइंस के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, उसे भी अभी हम डिटेल में भी देखेंगे बाद में, फिलहाल अभी तो एक लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में एक एग्जांपल दिया है। आगे कह रहे हैं व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन एटम और मॉलिक्यूल, अभी बात की थी जैसे हाइड्रोजन एटम को हम एनर्जी दे दें। अभी ये किसकी बात कर रहे हैं, जैसे सोडियम लैंप में सोडियम नियॉन इन ट्यूब लाइट, है ना, हाइड्रोजन गैस इन हाइड्रोजन लैंप। तो अगर हम इनको एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो अब देखो इसमें सोडियम एटम होंगे, इसमें नियॉन एटम होंगे, इसमें हाइड्रोजन एटम या मॉलिक्यूल होंगे। द इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गो टू हायर एनर्जी लेवल
दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। अभी अभी लास्ट स्लाइड में ये बात की थी कि इन लैंप में जैसे इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है इसमें, तो जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इनके लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में, किसको, एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्व करने के बाद। ठीक, आगे कह रहे हैं व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन कम बैक टू ओरिजिनल लेवल, जब यहाँ से गया था और फिर से अगर इसी एनर्जी लेवल में आएगा तो ये कह रहे हैं दे रिलीज एब्जॉर्ब एनर्जी, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्व की थी और ऊपर गया था उसकी वजह से फिर से इस एनर्जी को रिलीज करके वो कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक, फ्रॉम, और आगे कह रहे हैं रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और एक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तो हम ऑलरेडी बात कर भी चुके थे, लेकिन फिलहाल इन एलिमेंट का या इन एटम और मॉलिक्यूल का अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह का फिनोमिना हो रहा है, तो इनका जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम इनका देखने को मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलता है। यानी कि एक जैसे इसने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की यहाँ से ये रेडिएशन इमिट की होंगी, तो ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगी या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, है ना। इनके बीच में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा। ठीक, और एक ब्लैक स्पॉट या ब्लैक लाइन के फॉर्म में इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेपरेट होगी, और हमें एक लाइन के फॉर्म में जो है इनका स्पेक्ट्रम अलग अलग देखने को मिलेगा, और इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये लाइन हो सकती हैं, या कह लो अलग अलग ट्रांजिशन से रिलेटेड ये लाइन देखने को मिल सकती हैं, जिसको हम बात करेंगे किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक, जैसे ये देखने को मिल रहा है आपको, है ना, जैसे हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन लैंप की अगर हम बात करें जिसमें कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक, तो या सोडियम लैंप की बात करें तो उसका एक नॉन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। मैंने बताया था कि कुछ ब्लैक लाइन्स ये देखने को मिलती हैं। ठीक, वेयर एडजेसेंट वेवलेंथ हैव डार्क स्पेस बिटवीन देम, तो जो अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग रेडिएशन से रिलेटेड जो लाइन मिली होंगी उनके बीच में एक डार्क स्पेस देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सच काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम बस इसी तरह से होता है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होकर नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, और जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जैसे रेडिएशन इमिट की हुई, मान ला इमिशन की बात करूं तो अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं किसी मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से हाई एनर्जी इस लेवल में गया है तो यहाँ से फिर से वापस आएगा, तो यहाँ इस ट्रांजिशन से रिलेटेड अलग रेडिएशन निकलेगी। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से केवल यहीं पे गया है इस वाले एनर्जी लेवल में, है ना, n=1 मान लो, n=2 मान लो, n=3 मान लो, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं जैसे। ठीक है, यह पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, अलग अलग एनर्जी लेवल हैं। सपोज n=1 से केवल 3 में गया है ना, तो यहाँ से फिर लौटता हुआ इलेक्ट्रॉन अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट करेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहीं ना कहीं जो इस ट्रांजिशन से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी होगी उनके बीच में क्या मिलेगी, एक डार्क लाइन देखने को मिलेगी, या कह लो इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में सेपरेट हो जाएंगी। किसकी हेल्प से, एक डार्क स्पेस की हेल्प से, जिसे हम नाम दे देंगे, और जिससे हमें कि ये स्पेक्ट्रम इसका एक लाइन के फॉर्म में मिलेगा, जिसे हम कह देंगे इसका लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, NaCl के सॉल्यूशन से ये स्लिट में से पास की है लाइट, ये ट्रांसमिटेड लाइट है। ठीक, और ये निकोल प्रिज्म रखा हुआ है, यहाँ से अगर पास कर रहे हैं तो ये डार्क लाइन ये इस तरह से ये देखने को मिल रही है। वैन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, अब बात कर रहे हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, तो ये कह रहे हैं वैन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज पास्ड फ्रॉम वेपोराइज्ड सैंपल, जब हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को वेपोराइज सैंपल से पास करते हैं तो द सैंपल एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ करेक्टरिस्टिक्स टू इट, है ना। तो जैसे हमने किसी सैंपल ले रखा है कोई, और हमने कोई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो कि सेम वेवलेंथ की रेडिएशन थी, उसको अगर हम पास कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक पार्ट इसका एब्जॉर्ब कर लेगा ये। ठीक, वो डिपेंड करेगा किसका सॉल्यूशन है। द रेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज एनालाइज्ड वेयर डार्क लाइन इज ऑब्टेन्ड, सच काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम।
तो वही चीज़ें। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे देखने को मिलेगा वो आपको पता ही है कि यहाँ कोई भी एलिमेंट है, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्व करेगा, ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। हाई एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। लो एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, है ना। तो n बराबर 1 से सपोज n बराबर 5 में चला गया, ठीक। और भी एनर्जी लेवल ये बीच में है, कितने, 4 एनर्जी लेवल, तो n बराबर 2, 3 एंड 4। तो इस एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो ये जो ट्रांजिशन हुआ है n बराबर 1 से 5 में, इससे रिलेटेड जो है एक डेफिनेट रेडिएशन की इन्होंने फिर एनर्जी को एब्जॉर्व किया होगा। ऐसे ही n बराबर 1 से n बराबर 3 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्व किया होगा, उससे रिलेटेड कुछ लाइंस मिली होंगी। तो इस स्पेक्ट्रम को बोल दिया हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हर एटम का अलग अलग हो सकता है ना। जैसे हर ह्यूमन का फिंगरप्रिंट्स, हर ह्यूमन का जो फिंगरप्रिंट है, या ऐसे कह लो जो जीन्स हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। वैसे ही जो है हर एटम का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन का, हीलियम का अलग होगा, कार्बन का अलग होगा लाइन स्पेक्ट्रम, और आयरन का लाइन स्पेक्ट्रम अलग होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है डिफरेंट एलिमेंट का, अलग अलग रीजन में देखने को मिलेंगे, अलग अलग लाइन देखने को मिलेंगे। देखो, है ना, ये अलग लाइन है, देखो ऊपर इसमें नहीं है कोई भी। तो अलग अलग लाइन देखने को मिलेंगी। मतलब ये लाइन कैसे आ रही होंगी, अलग अलग ट्रांजिशन से रिलेटेड आ रही होंगी, अलग अलग एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्व करके ये लाइन देखने को मिल रही होंगी। तो कह रहे हैं द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इमिटेड बाय एन एटम इन इमिशन स्पेक्ट्रम आर द सेम वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब बाय द एटम एंड गिव डार्क लाइन इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कह रहे हैं जो वेवलेंथ किसी एटम के द्वारा इमिट की जा रही है, वही क्या की गई होगी, उसी रेडिएशन की एब्जॉर्ब की गई होगी, ठीक। जैसे n बराबर 1 से n बराबर 5 में गया है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी की यहाँ एब्जॉर्ब की होगी, फिर n बराबर 5 से n बराबर 1 में लौटते हुए उतनी ही फ्रीक्वेंसी की यहाँ से इमिट की होगी। इसी वजह से एक डार्क लाइन वहाँ देखने को मिल जाती है, जिसे हम बोल देते हैं लाइन। लाइन स्पेक्ट्रा कह सकते हो एमिशन ही हो या एब्जॉर्प्शन हो। इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम लाइक फिंगरप्रिंट ऑफ ह्यूमन। तो जैसे हर ह्यूमन का एक फिंगरप्रिंट होता है, ठीक, मेडिकल साइंस की बात करें तो वैसे ही हर एटम का भी अपना एक लाइन स्पेक्ट्रा होता है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो कि पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड थी एक तरह से, है ना। एब्जॉर्प्शन क्या है, इमिशन क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो बड़े छोटे छोटे टेक्निकल टर्म थे जो कि हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे नील बोर का क्या एटॉमिक मॉडल है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, तो उसकी बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।